अब इस आकृति को देखिए, ये किस प्रकार का बहुभुज है। ये एक आयत है। इसकी भुजाएं भी दे रखी हैं। लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। आइए इसका विकर्ण बनाते हैं। इस तरह हमने आयत को दो हिस्सों में बांट दिया जो कि त्रिभुज हैं। हम एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर इस तरह आच्छादित करके देख सकते हैं कि क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है। हम देख रहे हैं कि एक त्रिभुज पूरी तरह से दूसरे त्रिभुज को ढक लेता है। जी हाँ, ये सर्वांगसम है। तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये आयत दो त्रिभुजों से बना है जो सर्वांगसम है और जिनका क्षेत्रफल बराबर होगा। यानी प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुना आयत का क्षेत्रफल, या फिर 1/2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। इस प्रश्न के लिए अगर हम निकालें तो वे हुआ 1/2 गुना 8 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर, यानी कि 16 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब इस वर्ग को देखते हैं जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर दी हो। इस वर्ग को इस तरह 4 त्रिभुजों में बांट सकते हैं। आइए देखते हैं कि क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है। आइए इस त्रिभुज को एक के ऊपर एक रखकर देखें। इस तरह देखो बच्चों, ये चारों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा, या फिर प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है 1/4 गुना वर्ग का क्षेत्रफल। और यदि इस वर्ग के लिए निकालें तो 1/4 गुना 5 गुना 5, यानी कि 25/4, या फिर 6.25 वर्ग सेंटीमीटर। आइए अब इस आयत को देखें। इस आयत को 4 सर्वांगसम बहुभुजों में बांटा गया है। तो प्रत्येक बहुभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? प्रत्येक बहुभुज का क्षेत्रफल होगा 1/4 गुना आयत का क्षेत्रफल। आइए बच्चों अब देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है। समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। आइए वर्गीकृत कागज पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज के एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब बनाएं। अब इस समकोण त्रिभुज को काट लीजिए और समांतर चतुर्भुज की दूसरी भुजा के साथ रखिए। आपको क्या मिला? ये एक आयत प्राप्त हुआ जिसका क्षेत्रफल कितना होता है? वे होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अगर हम इस त्रिभुज को वापस पहली स्थिति में ले जाएं, तो फिर से हमें समांतर चतुर्भुज मिलेगा, लेकिन क्षेत्रफल तो वही रहेगा। यानी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हुआ आयत के क्षेत्रफल के, या फिर लंबाई गुना चौड़ाई। और समांतर चतुर्भुज के लिए लंबाई को हम आधार लेते हैं और चौड़ाई वही है जो इसके लंब की ऊंचाई है। तो हम लिख सकते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है आधार गुना ऊंचाई। बच्चों, क्या समांतर चतुर्भुज का एक ही आधार होता है? नहीं, हम किसी भी भुजा को आधार लेकर और सम्मुख शीर्ष से बनने वाले लंब को ऊंचाई ले सकते हैं। आइए अब इन चतुर्भुजों को देखें। आइए इनका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। इनके द्वारा घिरे हुए वर्गों की संख्या को गिनकर और भुजाओं को मापकर परिमाप भी ज्ञात करते हैं। तो पहले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना हुआ? इसका क्षेत्रफल है 15 वर्ग मात्रक। और परिमाप कितना हुआ? परिमाप है 5 जमा 3 जमा 5 जमा 3, यानी कि 16 मात्रक। अब जरा दूसरे समांतर चतुर्भुज को देखें। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 15 वर्ग मात्रक। क्या परिमाप भी समान है? आइए देखते हैं। इसका परिमाप है 5 जमा 3.5 जमा 5 जमा 3.5, यानी कि 17 मात्रक। तो बच्चों, आपने क्या देखा? ये समांतर चतुर्भुज समान क्षेत्रफल के हैं, लेकिन
अभी भी इनका परिमाप अलग है। अब जरा इन दो समांतर चतुर्भुजों को देखिए। ये भी वर्गीकृत कागज पर ही बने हैं। इसका परिमाप है 7 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर जमा 7 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर। और इसका क्षेत्रफल होगा 7 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, यानी कि 21 वर्ग सेंटीमीटर। अब दूसरे समांतर चतुर्भुज को देखें। इसका परिमाप है 7 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर जमा 7 सेंटीमीटर जमा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 24 सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल है 7 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर, यानी कि 28 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों, यहाँ पर दोनों समांतर चतुर्भुजों का एक ही परिमाप है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रफल है। आइए एक प्रश्न करते हैं। रमा अपने त्रिभुजाकार बाग में फूल लगाना चाहती है। इस क्षेत्र में फूल लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा? इसके लिए उसे क्या ज्ञात करना होगा, क्षेत्रफल या फिर परिमाप? निश्चय ही उसे क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, इसके लिए क्रियाकलाप करते हैं। आइए एक कागज पर विषम बाहु त्रिभुज काटें। अब इस त्रिभुज को एक और कागज पर रखकर एक और त्रिभुज काटें। निश्चय ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं और इनका क्षेत्रफल भी बराबर होगा। आइए दूसरे त्रिभुज को DEF का नाम दें और पहले को ABC का। अब दोनों त्रिभुजों को इस तरह रखें कि उनकी संगत भुजाओं का एक युग्म इस तरह आपस में मिल जाए। तो बच्चों, आपको कौन सी आकृति मिली है? ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हम कह सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज दो त्रिभुजों से बना है जो कि सर्वांगसम है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हुआ 1/2 गुना समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। बच्चों, हमें पता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो लेकिन वे सर्वांगसम ना हो? आइए जरा देखते हैं। एक त्रिभुज लीजिए जिसका आधार 7 सेंटीमीटर हो और वह समकोण त्रिभुज हो जहां पर उसकी दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर हो। अब एक और त्रिभुज लेते हैं जो कि न्यून कोण त्रिभुज है। उसका आधार 5 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई यानी कि जो सामने वाले शीर्ष से लंब है वो 7 सेंटीमीटर है। आपको नहीं लगता कि इनका क्षेत्रफल बराबर होगा? लेकिन ये सर्वांगसम नहीं है। तो बच्चों, हमने देखा कि ऐसा हो सकता है कि दो त्रिभुज ऐसे हों जिनका क्षेत्रफल बराबर हो लेकिन वे सर्वांगसम ना हो। तो बच्चों, हमने सीखा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। वे होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आइए हमने जो सीखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न करें। तो बच्चों, प्रश्न है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये हमें आकृति दे रखी है जहां पर निश्चय ही ये आधार है जो कि है 2 सेंटीमीटर और ये जो लंब दे रखा है या फिर हमने ऊंचाई दे रखी है वो है 4.4 सेंटीमीटर। तो बच्चों, जब हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें आधार कितना दे रखा है? 2 सेंटीमीटर गुणा 4.4 सेंटीमीटर। तो 2 गुना 4.4 यानी कि 8.8 वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस तरह हमने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला। आइए बच्चों एक और प्रश्न करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देख सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है ये अधिक कोण त्रिभुज है, इसलिए सामने वाले शीर्ष से बना लंब त्रिभुज के बाहर है।
आधार 3 सेंटीमीटर है और ये लंब कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। तो हमें पता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यदि हम इसमें आधार का मान डालेंगे 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान डालेंगे 2 सेंटीमीटर, निश्चय ही ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो हमारे पास आया 3 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम सूत्र लगाकर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। आइए बच्चों एक और प्रश्न करते हैं। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। QM शीर्ष Q से SR तक की ऊंचाई है तथा QN शीर्ष Q से PS तक की ऊंचाई है। यदि हमें SR दे रखा है 12 सेंटीमीटर, ये हमें आधार दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और हमें QM दे रखा है, यानी कि ये जो लंब है इसकी ऊंचाई दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर। तो हमने क्या ज्ञात करना है, हमारे पास दो भाग हैं, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और QN यदि PS बराबर 8 सेंटीमीटर है। तो पहला भाग जो हमने निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका क्या सूत्र होता है, उसका सूत्र होता है आधार गुणा ऊंचाई। क्या हमें कोई ऐसा आधार पता है जिसकी ऊंचाई भी पता हो? निश्चय ही ये आधार 12 सेंटीमीटर है और उसके लिए जो समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई वो दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर। तो हम लगाएंगे 12 सेंटीमीटर गुणा 7.6 सेंटीमीटर। तो बच्चों 12 को 7.6 से गुना करें तो आपके पास आएगा 91.2 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि सेंटीमीटर में आधार और ऊंचाई है तो क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में हुआ। अब हमने दूसरा भाग करना है, हमने QN ज्ञात करना है। यदि हमें पता है कि PS बराबर 8 सेंटीमीटर है। बच्चों PS जो आधार है उसके लिए लंब QN है, यानी कि हम इस तरफ से भी तो क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि PQRS का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है, हम इसको PS गुणा QN लिख सकते हैं। लेकिन PQRS का क्षेत्रफल तो हमने पहले ही निकाल रखा है, वो है 91.2। PS हमें पता है 8, QN हमने ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों को 8 से भाग करें, 91.2 भाग 8, ये वर्ग सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो हमारे पास ये जो उत्तर आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा। तो इसको हम करके देखते हैं। हमारे पास आया 11.4 सेंटीमीटर जो है वो QN है। तो बच्चों इस तरह हमने एक आधार और ऊंचाई लेकर क्षेत्रफल निकाला और उसी का उपयोग करके दूसरे आधार के लिए ऊंचाई निकाली।